हेलो फ्रेंड, आज देखने वाले हम लोग क्लास 10 का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है संस्कृत और जिसका नाम है पाटलिपुत्रम गद्यम। ये एक प्रकार का निबंध है। पाटलिपुत्रम गद्यम यह एक प्रकार का निबंध है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे हम आज देखने वाले हैं। इसका सजेस्टिव क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन तो क्या है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखना है। तो पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन सा है। पहला है गोलघर, जो हम लोग को सब पता है गोलघर कहाँ पटना में है। पहला गोलघर है, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय और गुरुद्वार। पटना में मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन है, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय और सचिवालय और एक गुरुद्वार। ये सभी क्या है, मुख्य दर्शनीय स्थल है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के काल यानी समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र यानी पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो कैसी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, मतलब अत्यंत ही बहुत ही अच्छी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था जो होता है वह अत्यंत ही उत्कृष्ट थी, सबसे मजबूत थी। जिसका वर्णन या विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरणों में लिखा, मतलब अपने किताबों में इसके बारे में, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने अपने किताबों में लिखा है। ये हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम यानी पटना के बारे में क्या कहा है। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम पटना के बारे में क्या कहा है। तो देखिए क्या कहा है, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। पाटलीग्राम यानी पटना आए थे। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम यानी पटना आए थे। यहाँ आकर भगवान बुद्ध ने पटना आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। भगवान बुद्ध ने पटना आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय भगवान बुद्ध ने यह भी कहा था कि यह गांव कालांतर में है, यह गांव कालों के अंदर में है। एक दिन यह महानगर होगा, यानी पटना एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का हमेशा डर सदा बना रहेगा। मतलब क्या है, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेक बार पटना आए थे और पटना आकर यहाँ इस गांव के महत्व को बढ़ाया था, और उसी समय इन्होंने यह भी कहा था कि यह गांव कालांतर में है, लेकिन एक दिन पटना महानगर होगा, परंतु पटना को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो सच ही है जो भगवान बुद्ध ने कहा था। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है। पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है। देखिए, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में शरत काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो पटना में शरद काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। मतलब इस त्योहार का विशेष प्रचलन, मतलब इस त्योहार को धूमधाम से गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। कमोदी महोत्सव को गुप्त वंश के शासन काल में एक उत्कृष्ट तरह से मनाया जाता था। ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर देखिए, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा। दामोदर गुप्ता ने पटना के संबंध में क्या लिखा। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र
यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में से एक है। मतलब कवि दामोदर गुप्ता ने के अनुसार उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसने वाला नगरों में सभी नगरों में पटना श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है कौन? पटना। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। मतलब दामोदर गुप्ता ने कहा है कि पटना में जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ विद्वान लोग ही पटना में बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। मतलब कवि दामोदर गुप्ता ने इस महानगर की तुलना, मतलब पटना की तुलना भरी पूरी नगरी से की है। मतलब इंद्र की भरी पूरी नगरी से इसकी तुलना की है। तो आगे का क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? मतलब प्राचीन ग्रंथों में, मतलब पुराने ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम कौन कौन से मिलते हैं? पहला नंबर था पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि नाम मिलते हैं। मतलब प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? पहला मिलता है पुष्पपुर, कुसुमपुर और तीसरा आता है पाटलिपुत्र। ये 3 गो नाम मिलते हैं पटना के प्राचीन ग्रंथों में। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो देखिए कौन कौन से मेगास्थनीज, फाहियान, वैनसांग और इत्सनिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। तो मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो पहला नंबर कौन आए थे? मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, वैनसांग और इत्सनिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। मेगास्थनीज, फाहियान, वैनसांग और इत्सनिंग आदि पटना आए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 9 नंबर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने पटना के संबंध में, मतलब पटना के विषय में क्या लिखा है? देखिए राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में लिखा है कि राजशेखर की रचना क्या है? काव्यमीमांसा है। यह एक प्रकार का किताब है। राजशेखर ने अपने लिखा है। राजशेखर ने अपनी किताब काव्यमीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र यानी पटना शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र जो होता है, पटना एक शिक्षा का प्राचीन मतलब पुराना केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए थे। मतलब राजशेखर ने लिखा है कि पटना में अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पनानी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई है। मतलब राजशेखर ने पटना के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। और वे सभी बातें किस में है? तो राजशेखर ने एक अपनी किताब लिखी है, काव्यमीमांसा में इन सभी का वर्णन किया गया है। राजशेखर ने लिखा है कि पाटलिपुत्र पटना एक शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पननी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षाएं भी ली गई है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन होता है 10 नंबर, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मतलब पाटलिपुत्र वैभवम का 5 वाक्यों में उत्तर देना है आपको। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। मतलब पाटलिपुत्र क्या है? बिहार की राजधानी। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। तो पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया। मतलब पाटलिपुत्र वैभवम में पटना के प्राचीन मतलब पुराने महत्व को बताया गया है कि यहाँ क्या क्या होता था। ये सभी बातों को बताया गया है इस पाठ में। देखिए ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। यानी पटना में ऐतिहासिक परंपराएं जितनी भी होती आई है शुरू से, उन सभी प्रसिद्ध स्थलों मतलब कहाँ पर ये परंपराएं होती है, उन सभी का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा रक्षा उत्कृष्ट थी। यानी चंद्रगुप्त के शासनकाल में पटना की
चंद्रगुप्त के शासनकाल में पटना की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, यानी सबसे बहुत अच्छी थी। अशोक के समय यहाँ समृद्धि थी। यहाँ बड़े बड़े कवि वैयाकरण तथा भास्कर परीक्षित हुए हैं और संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल है। यानी पटना में बड़े बड़े कवि वैयाकरण भास्कर प्रशिक्षित मतलब पढ़े हैं, और संग्रहालय है, गोलघर है, जैविक उद्यान है। ये अनेकों दर्शनीय स्थल कहाँ मिलती है? हम लोग को पटना में देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र कैसे बना? अब अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र कैसे बना है? पाटलिपुत्र बना कैसे है? 11 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र कैसे बना? पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र बना। पाटलीग्राम से भगवान बुद्ध ने पटना को पाटलीग्राम कहा था, पाटलीग्राम नाम दिया था। भगवान बुद्ध ने पटना को पाटलीग्राम नाम दिया था, इसीलिए पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र बना है। पाटलिपुत्र कैसे बना? पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र बना। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर प्राप्त हुआ है। यानी कुछ प्राचीन ग्रंथें हैं एवं पुराने हैं जिनमें पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि प्राप्त हुआ है। यानी प्राचीन काल में पटना को और भी कई नाम से जाना जाता था, जैसे पुष्पपुर और कुसुमपुर से भी जाना जाता था, यानी प्राचीन काल में जाना जाता था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में इसका उत्तर देना है। क्यों प्रसिद्ध है और किसके लिए है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए। सिख संप्रदाय मतलब सिख धर्म के जितने भी लोग हैं, प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए मतलब सिख धर्म के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थल है। मतलब सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर जो है वह पूजनीय स्थल है, उन्हें पूजते हैं यहाँ। क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु, क्योंकि यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। पटना का गुरुद्वारा किनके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना पूजनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, और यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय जब इन दोनों का शासन था तो पाटलिपुत्र कैसा नगर था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब पटना पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तब पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना एक सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और आधुनिक समृद्ध हुआ। मतलब अशोक के शासनकाल में जब अशोक का शासनकाल आया तो पटना नगर का वैभव मतलब प्रकृति वैभव और अधिक समृद्ध हुआ, अधिक शोभा हुआ। हो गया। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है, यानी क्या शिक्षा देना चाहता है? लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था। लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था
जहाँ शिक्षा वैभव समृद्धि थी, जहाँ शिक्षा वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मतलब मध्यकाल में पटना की स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। मुगल काल में इस नगर का पुनः निर्माण हुआ तथा अंग्रेज के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। मतलब लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पटना एक महानगर था जहां शिक्षा वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में पटना की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मुगल काल में इस नगर का पुनः निर्माण हुआ तथा अंग्रेज के शासन काल से लेकर अभी तक इस नगर का अत्यधिक विकास ही हो रहा है। तो हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र में शरतकाल में कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब पटना में शरतकाल में कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। मतलब सभी नगरवासी जो होता है वह आनंद में डूब जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। मतलब इस महोत्सव का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था, क्योंकि गुप्त वंश के शासन काल में कमोदी महोत्सव को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव को मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन हो गया। पाटलिपुत्र में शरदकाल में कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या है? प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? मतलब लेखक क्या विचार देता है। अब देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि ने हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंश यहाँ रहते थे। सरस्वती के वंशज रहते थे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है। मतलब उन्होंने दामोदर नामक कवि ने ही बताया है कि यहाँ सरस्वती के पटना में सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, बरूची आदि महान विद्वान की परीक्षाएं ली है। मतलब राजशेखर ने बताया है कि पटना में पाणिनि, पिंगल, बरूची, पतंजलि आदि महान विद्वानों की परीक्षाएं भी लिया गया है। कहाँ? पटना में। इससे हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक केंद्र था। इस प्रकार हमें पता चलता है कि पटना जो था प्राचीन काल में एक शिक्षा का एक महान केंद्र था। अब हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17 नंबर, पटना दर्शनीय स्थल के नाम लिखें। मतलब पटना के दर्शनीय स्थलों का नाम लिखना। पटना के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? पहला नंबर होता है उच्च न्यायालय, दूसरा सचिवालय, तीसरा गोलघर, चौथा तारामंडल, पांचवा जैविक उद्यान, छठा गुरुद्वार। ये सभी दर्शनीय स्थल कहाँ? ये सभी दर्शनीय स्थल पटना में है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पटना में 5 दर्शनीय स्थलों का नाम लिखना। तो क्या क्या हो सकता है? उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान और गुरुद्वारा। ये सभी 4 गो हैं। तो यहाँ तक ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है।
ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, पाटलिपुत्र वैभवम ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग कल देखेंगे सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है आलस कथा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।